बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये क्लास फरवरी 2023 के सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए है, और मैंने ख़ास तौर से प्रेसियन कॉम्पोजिशन और सीएसएस पेपर 1, पेपर 2 और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को कंबाइन कर लिया है इसमें, ताकि सबका एक साथ फ़ायदा हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे की क्लास में रजिस्टर्ड नहीं थे, आज वो भी क्लास ले रहे हैं। तो वजह यही है कि ताकि थोड़ी बहुत हमें भी मदद मिल जाए इस तरफ से। तो बाकायदा क्लास का आगाज करते हैं। फ्रेश क्लास है ये, बिल्कुल फ्रेश। हमने प्रीवियस सेक्शंस को भी इसमें ज्वाइन इसलिए किया है कि उन्हें भी एक फ्रेश क्लास मिल जाएगी। एसेज जो इस साल इम्पोर्टेंट हैं, मैंने डिजिटलाइजेशन पर ऐसे कंप्लीट आउटलाइन के साथ करवाया, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है करंट अफेयर्स में, जैसा कि आप जानते हैं, और वो है फ्लड। थीम है उसका फ्लड, और उससे रिलेटेड जाहिर है कि हम आर्टिकल रीडिंग भी करेंगे। तो मैं इसमें डॉन के स्टूडेंट्स को, जो डॉन रीडिंग के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको भी शामिल करूंगा कल से। तो फ्रेश क्लास है, इसलिए मैं इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पर इसको ले रहा हूँ, और बिल्कुल शुरू से, ज़ीरो से तमाम इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहा हूँ। जो लोग बाद में आए थे उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो लोग पहले से हैं उनका रिवीजन है। और बहुत सी नई काम की बातें भी पता चलेंगी आपको। तो सीएसएस एस्पायरेंट्स को सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि आपका जो पेपर है वो पेपर 1, आज हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, वो किस टाइप का पेपर है। तो आइए देखते हैं। ये देखें, आपके सामने पेपर नजर आ रहा है आपको। ये ओरिजिनल पेपर है 2020 का। ठीक है, राइट पर रोल नंबर का कॉलम है। कंपैटिटिव एग्जामिनेशन 2020 फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन BS 17 अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। इस साल आपका 2023 लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पेपर 1 है ऐसे का। इसमें सिर्फ ऐसे आता है। 3 घंटे का पेपर होता है। अमूमन सुबह 9 से 12 ऐसे का पेपर होता है, और 2 से 5 प्रेसियन कॉम्पोजिशन का। ठीक है ना। तो अब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके? 100। जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यकीनन मैं चैट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके सवालों का जवाब भी दे सकूँ। आई थिंक आई हैव सम आर्टिकल्स रिगार्डिंग फ्लड। वेरी गुड। मैंने भी आर्टिकल सेंड किया था 3 दिन पहले, और आपको टाइम दिया था कि इसको आप रीड कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने रीड कर लिया होगा। हम उससे भी हेल्प लेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स हैं इसके, 100 मार्क्स हैं। और इसमें देखिएगा नोट लिखा है, और नोट असल में स्टूडेंट्स गौर से पढ़ते नहीं है। अब देखिए वहां करना क्या है आपने। एक ही सवाल आता है, 10 टॉपिक्स हैं। देखिए आप 1 से लेकर, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक ये टॉपिक्स दिए हैं एसएस के। ठीक है ना। ये एसएस के टॉपिक्स हैं आपके सामने, 10 के 10 नजर आ रहे होंगे आपको। तो इनमें से किसी एक पर आपने ऐसे लिखना है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो इतना मुश्किल काम है नहीं। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं ऐसे राइटिंग की, उनके लिए 10 में से एक सेलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 आपने छोड़ने हैं और एक सेलेक्ट करना है। तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक टकरा ही जाता है कि आप आसानी से उस पर कर सकें। ठीक है ना। इस वक्त भी अगर आप इन 10 टॉपिक्स को देखें तो एक दो टॉपिक्स तो ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे जिस पर आप बहुत कुछ खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा, हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें पहले। नोट में क्या लिखा है देखिए। नोट में लिखा है मेक एन आउटलाइन। आपके पेपर का पहला सवाल तो यही है, मेक एन आउटलाइन।
एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। तो कितने काम कह रहे हैं वो आपसे करने के लिए? दो काम। पहला काम आपने आउटलाइन बनानी है, दूसरा काम आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एसे लिखना है। यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूं कि बहुत से बच्चों के जहन में ये होता है कि 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है बस। वो डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट कर देते हैं और नंबर नंबर मिलते नहीं है उनको। उसकी वजह होती है, ये आया है मैसेज, इजी है ये ऐसे लेकिन फॉरेन पॉलिसी कश्मीर इशू, हाँ एक दो तो मुश्किल होंगे ही जाहिर। अच्छा, आपको ये मुश्किल लग रहे हैं फॉरेन पॉलिसी वगैरह तो जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह पढ़कर आए हैं, जिनका ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनके लिए वो आसान होगा। तो ये तो आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बाज बच्चे जो हैं वो आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएट करके आते हैं, तो उनके लिए ये इस किस्म के ऐसे आसान होते हैं। ठीक है ना? जैसे पाकिस्तान द फ्यूचर ऑफ कश्मीर या फॉरेन पॉलिसी वगैरह के ऊपर जो ऐसे आते हैं, वो इनके बाज लोग लिटरेचर वाले तो हैं मेरी तरह, तो वो लिटरेचर का ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना? तो सबके लिए मुख्तलिफ है। हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, वेरी गुड। अच्छा जी, चलें बात करते हैं। तो दो काम हैं। बाज लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो बेटा वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, और फिर आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। रिक्वायरमेंट है कि मेक एन आउटलाइन फर्स्ट, पहले आउटलाइन बनानी है। अच्छा, आउटलाइन कैसे बनानी है? तो मैं ये क्लासेस जाहिर है कि 2.5-3 साल से ले रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस 2.5-3 साल से ले रहा हूँ। वैसे मुझे पढ़ाते हुए 32 ईयर्स हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने आउटलाइन लिखवाई थी, बड़ा अच्छा बन गया ऑनलाइन आउटलाइन, है ना? तो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने एसएस की आउटलाइन जो लिखवाई है, मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखा दूं, और जो बच्चों ने लिखी हैं उसके बाद रिप्रोड्यूस की हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की चीज़ है ये। आउटलाइन किसे कहते हैं? जो एसे से पहले लिखनी है आपने, एसे तो बाद में शुरू होगा। तो मैं दिखाता चलूँ आपको। पहले मैं वो बड़ा दिखा दूं जो मैंने लिखवाई हैं। तो जैसे, हाँ जी, ये मैंने लिखवाई थी, ये नजर आ रही है आपको? स्क्रीन चेंज हुई, देखिएगा। स्क्रीन चेंज हुई क्या? आपको आउटलाइन नजर आ रही है? आउटलाइन की हेडिंग नजर आ रही है? जवाब दीजिएगा। नहीं आ रही ना? हाँ, ठीक है ठीक है, मैं शेयरिंग अगेन करता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आउटलाइन शेयर करता हूँ आपके सामने। आ, जैसे ये लिखवाई थी मैंने, अब देखिएगा। आउटलाइन इस तरह की चीज है, बल्कि एग्जैक्टली ये है। जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने क्या लिखा है ऊपर? जेंडर इक्वालिटी डज इट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, ये टॉपिक था। ठीक। अब सेंटर में आपने हेडिंग दी है आउटलाइन की, सही है। फिर पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ लिखना नहीं है, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। उसके बाद नंबर टू में आपने एक पॉइंट रेज किया, जेंडर इक्वालिटी मीन्स अ सिस्टम or generally a culture where men and women have equal respect and rights so that they could avail the fullest of privileges of the growth of human society. अब ये तो आपने जेंडर इक्वालिटी को थोड़ा सा डिफाइन करके अब इसके 1 2 3 पॉइंट्स बना दिए, ए पॉइंट बी पॉइंट, है ना? एक कॉन्सेप्ट विच हैव सीन, ये हो गया। फिर दूसरा आ गया, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच एम्फेसिस ऑन, विच एम्फेसाइज होना चाहिए था इसे, ऑन एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल वगैरह वगैरह। इस तरह से आपने पॉइंट बनाने हैं। ये देखें, पॉइंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं आपको? नंबर 3 में भी A B C D, फिर नंबर 4 में A B C D, नंबर 5 6 7 में, 6 में A B C D है, ई तक है, 7 में ABC है, डी में ई है, हाँ, DE तक है, 8 में AB है सिर्फ, 9 में AB, और 10 में कंक्लूजन की हेडिंग। ये देख रहे हैं आप? ये आपने किया क्या है? देखिए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। इससे भी पहले एक स्टेप होता है,
ब्रेन स्टॉर्मिंग का। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में मैं बताता हूँ अभी। पहले आप ये देख लें, आप आप शुरू कैसे करते हैं वहां पर आंसर स्क्रिप्ट में। इससे पहले का जो स्टेप है वो मैं समझा दूं पहले। ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली किसे कहते हैं कि आप अपने जहन को दौड़ाएंगे और जहन में जो जो पॉइंट्स आपके पास आते जाएंगे वो आप एक आंसर स्क्रिप्ट के लास्ट पेज पर पेंसिल से लिखते जाएंगे। जितने पॉइंट्स आपके माइंड में उस चीज के बारे में आ रहे हैं, चाहे इंग्लिश में आ रहे हो या उर्दू में आ रहे हैं, लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। फिर उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। उनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एक हेडिंग के अंदर आ रहे हैं, कौन से पॉइंट्स जो है दूसरी हेडिंग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना। जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक जगह करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं उनको इंट्रोडक्शन में शामिल करेंगे। जब ये ऑर्गेनाइज हो जाए तो अब आप आउटलाइन लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कहाँ से करें, एक टॉपिक पर इतनी नॉलेज कहाँ से लाएं? उसके लिए मैं डॉन के आर्टिकल्स रीड करता हूँ। आपने देखा होगा, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि कोई भी ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैं उसके लिए इतना कंटेंट आपको रीड करवाता हूँ डॉन से कि मेरा ख्याल है कि इतना कोई भी नहीं करवाता होगा। ठीक ठाक कंटेंट मैं रीड करवाता हूँ पहले, उनमें से फिर काम की पॉइंट्स जो हैं हमारे काम के वो निकलवाता हूँ। और फिर उन पॉइंट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है। अच्छा। हाँ, अब देखें ये मैसेज आया है। I like your marvelous method of reading and brainstorming. I have never seen in any institution or academy. हाँ बेटा, इंस्टीट्यूशन और एकेडमी का ये काम नहीं है। बेसिकली इंस्टीट्यूशन और एकेडमी जो है ना, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं। उनके पास कम टाइम होता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को डील करना होता है। वो इतनी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए पहले रीडिंग करवाएं, वो तो असाइनमेंट दे देते हैं, भाई ये आर्टिकल रीड करके आना। फिर वो स्टूडेंट्स में से 10% 20% होते हैं जो रीड करके आते हैं, बाकी ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। तो फिर उसके अंदर फिर वो आ, जैसी तैसी ब्रेन स्टॉर्मिंग वाइट बोर्ड पर जो हो सकती है उस वक्त थोड़ी बहुत करके दिखाते हैं, फिर कहते हैं अब आप कीजिए। और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए शुरू के दो चार पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करके फिर कहते हैं कि अब आप कीजिए। और फिर ऐसे की टिप्स एंड ट्रिक्स देकर और बच्चों से कहते हैं कि अब आप कीजिए। तो सब कुछ ही बच्चे ने करना है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं भाई? ये तो कोई यार है ना, सब टेक सर टिप्स एंड ट्रिक्स देते, बना के नहीं दिखाते, स्टूडेंट्स के लिए बन जाते। हाँ यही ना, स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत बन जाती है क्योंकि उसको असाइनमेंट्स में इतने काम मिल जाते हैं कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। भाई, जो शख्स इंस्टीट्यूट में या एकेडमी में वाइट बोर्ड पर खड़ा है, एक दफा उससे फरमाइश करके देख लेंगे, सर एक दफा आप लिख के दिखाएं, फिर हम लिखेंगे। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने पानी में। 99% लोग जो है ना वो लिखने से भागते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स देकर आपसे कहेंगे कि भाई आपने देना है इम्तिहान, हमने थोड़ी देना है। हम तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, अब आप इनको फॉलो कीजिए, बनाइए, क्या मुश्किल है। तो वहां जाकर स्टूडेंट जो है बेबस हो जाता है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स तो यूट्यूब पर बेशुमार पड़ी। हर चैंपियन आकर टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है, तरकीबें बता रहा है, करके नहीं दिखा रहा कोई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सीएसएस की हर ऐसे राइटिंग की क्लास में मैं पहले खुद लिख कर दिखाता हूँ। ये पुराने स्टूडेंट्स इसके विटनेस हैं, गवाह हैं, जो आज की क्लास में भी बैठे हैं। पहले खुद करके दिखाता हूँ। मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करता हूँ, उन्हीं के सामने मैं रीड भी करता हूँ, रीड करके अंडरस्टैंडिंग भी करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसके पॉइंट्स भी कलेक्ट करता हूँ, पॉइंट्स कलेक्ट करके उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये भी स्टूडेंट्स को मिलाकर अपने साथ खुद करता हूँ, करके दिखाता हूँ। फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उन पॉइंट्स पर आउटलाइन कैसे लिखनी है वो भी लिख कर दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, ये आउटलाइन, ये मैंने लिख कर दिखाई है स्टूडेंट्स को। और देखें ये पूरी आउटलाइन, अगर आप देखें तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, अच्छा खासा बड़ा काम है। और ये करके दिखाया है मैंने पूरा, ये पूरा कंक्लूजन तक खुद बना के दिखा। इसके बाद मैंने ऐसे लिखवाना शुरू किया उनको।
अच्छा, इसके बाद काम बड़ा आसान हो जाता है जब आप आउटलाइन बना लेते हैं ना, तो अब आप क्या करते हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपने इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो गैदर किए हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक पैराग्राफ बनाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 देखें आप, जेंडर इक्वलिटी मीन्स अ सिस्टम ऑफ और जनरली अ कल्चर व्हेन मैन एंड वुमेन, है ना, ये पूरा ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है, अ कॉन्सेप्ट विच वी हैव seen being materialized in other nations but remains a mirage in a culturally rich nation like ours। अब इसके ऊपर आपने एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिखना है, फिर पॉइंट बी उठाना है, पॉइंट बी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, फिर पॉइंट 3 उठाना है, 3 पर एक पैराग्राफ लिखेंगे आप, फिर उसके बाद 3 का ए उठाएंगे, उस पर एक पैराग्राफ लिखेंगे, बी उठाएंगे, उस पर एक पैराग्राफ। तो अब आपका ऐसे जो है आउटलाइन से कोहेरेंट होगा। जिस सीक्वेंस में आउटलाइन चल रही है उस सीक्वेंस में आप सोचते और लिखते चले जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि फिर ये ऐसे कभी भी फेल नहीं होगा। कितने वर्ड्स का होना चाहिए देखिए, अब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये जो वर्ड्स की कैद है ना कि 2500 टू 3000 वर्ड्स लिखना है, बेटा इतना आम तौर पर सीरियसली अगर कोई लिखना चाहे 3 घंटे के पेपर में इतना टाइम नहीं होता। ये जो लोग बताते हैं ना कि हमने तो इतने वर्ड्स का ऐसे लिखा, वो अक्सर एकेडमी इसमें क्या करते हैं कि वो सीएसएस क्वालिफाइड लोगों को लेकर आते हैं और वो आकर बताते हैं आपको, वो और सिवाय इसके कि वो इम्प्रेस कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो और आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या किया था और मैंने कैसा किया था। हालांकि उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता, रियली उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि उनकी कॉपी पर किस चीज पर नंबर कटे हैं और किस चीज पर नंबर मिले हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉपी थोड़ी देखी कभी, वो वापस मिलती थोड़ी है स्टूडेंट्स को। तो जाहिर है कि उसे तो मालूम ही नहीं कि उसकी कॉपी में किस चीज पर नंबर कट गए, किस चीज पर कॉपी नंबर मिल गए। ठीक है ना। बस उसने जो किया था वो बता दिया और वो उसे समझ रहा है कि मैंने तो बहुत तीर मारा। हालांकि उसने मुश्किल से 48 49 50 मार्क्स ले लिए। तो अब वो रोब झाड़ रहा है अपना और तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्पायर कर रहा है। वो सिवाय इसके कुछ नहीं होता। ठीक है ना, उससे स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं पहुंचता सिवाय इसके कि स्टूडेंट्स खुद बेचारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि यार हमें तो इतना आता ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप उससे कहें बेटा अब हमारे सामने लिख के दिखाओ, तुमने वहां तो लिखा था ना, अब यहाँ व्हाइट बोर्ड पे शुरू हो जाओ, तुम लिख के दिखाओ फिर हम मानेंगे। तो अंदाजा हो जाएगा आपको, टॉपिक दे दो और मार्कर दे दो, कहना अब लिखो, तो पता चल जाएगा। ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस तरह से पूरी आउटलाइन ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। जब मैं आपको, ये तो था जेंडर इक्वालिटी पर ना, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। मैं आपको पहले वो दिखा रहा हूँ कि मैंने लिखा है, फिर मैं वो दिखाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने लिखी है। देखिए। हम्म, ये देखें, ये आउटलाइन है। अच्छा, ये आउटलाइन जो है ये है एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये थीम था। और इसके ऊपर ये हमने लिखी थी, हमने लिखवाई थी अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं बता रहा था 3000 वर्ड्स तो तो आ भी लेंगे भाई, 1700 1800 वर्ड्स हो जाते हैं, बड़ी बात होती है। ऐसे क्वालिटी ऐसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ 2000 वर्ड्स का ऐसे भी अच्छे मार्क्स दिला देगा। अगर कोहेरेंस नहीं होगी आउटलाइन और ऐसे में, अगर क्वालिटी इंग्लिश नहीं लिखी होगी, क्वालिटी इंग्लिश से मुराद ये नहीं कि बहुत हाई फाई बॉम्बास्टिक वर्ड्स नहीं, क्वालिटी इंग्लिश से मुराद ये होती है कि इंग्लिश करेक्ट। ठीक है ना? बहुत ज्यादा इडियमेटिक भी ना हो, बहुत ज्यादा बॉम्बास्टिक वोकैबुलरी भी ना हो, नॉर्मल हो, समझ में आने। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है यार, यही है ना, मतलब कि आसानी से समझ में आने वाला। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप जनाब वो अल्फाज की बौछार कर दें। तो कोहेरेंस होना चाहिए इससे। अगर कोहेरेंस नहीं है, अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ऐसे, अगर आउटलाइन अच्छी नहीं बनी, या अगर ग्रामर आपकी सही नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो जाहिर है कि आप 3000 क्या 4000 वर्ड्स का भी लिख कर आ सकते हैं
फायदा कोई नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। ठीक है। और अच्छा ऐसे लिखें मे बी कि आप 2500 तक पहुंच जाएं, 2000 तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 2000 वर्ड्स का भी ऐसे हो मगर क्वालिटी ऐसे हो। एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले, आउटलाइन को जज करें, और आउटलाइन के रिफ्लेक्शन में वो ऐसे को चेक करेगा, कोहेरेंस नोट करेगा। ठीक है। तो वो समझ जाएगा क्या आप लिखने वाले हैं। फिर वो वर्ड्स वर्ड्स काउंट नहीं करते, फिर वो क्वालिटी के ऊपर नंबर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये एजुकेशन इन पाकिस्तान के ऊपर हमने आउटलाइन लिखी थी, आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ गई, फिर प्रेजेंट कंडीशन आपने डिस्कस की, फिर प्रॉब्लम्स बिहाइंड। अब प्रेजेंट कंडीशन में आपने लिटरेसी रेट बताना है, नंबर 2 में आपने बताया। अब यहाँ ABC के बजाय मैंने 1 2 3 कर दिया। मैंने इसीलिए चेंज किया कि दोनों तरीके हैं। सेंटेंसेस की जगह हेडिंग्स आ गई, ये तरीका भी सही है। ठीक है ना। यानी आप जिस तरह कोई बुक लिखते हैं तो बुक से पहले कंटेंट्स लिखे जाते हैं ना, तो वो कंटेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि बुक में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बस ये एक तरह से वही चीज़ है जिसको हम आउटलाइन कह रहे हैं। ये आपको हेल्पफुल रहेगी जब आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से आर लिटरेसी रेट, आपने वहाँ एक पैराग्राफ लिखा है लिटरेसी रेट पर। फिर वर्ल्ड रैंकिंग इन एजुकेशन, तो वर्ल्ड रैंकिंग आपकी क्या है दुनिया में, आप उसके ऊपर लिखेंगे। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर आप लिखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, पैराग्राफ की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो भाई मेरे, जितना आप लिख सकते हैं, 4 सेंटेंसेस का, 5 सेंटेंसेस का, 10 सेंटेंसेस का पैराग्राफ, ये याद रखिएगा। सही लिखना है, रेलेवेंट लिखना है। ऐसा ना हो कि पैराग्राफ में कुछ और ही बातें हो रही हैं। तो रेलेवेंट होना चाहिए बिल्कुल, कोहेरेंट होना चाहिए आउटलाइन के साथ, कंटेंट होना चाहिए उस पैराग्राफ से रेलेवेंट। ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कितना बड़ा पैराग्राफ है, वो तो इतने पॉइंट्स हैं कि आप पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे, खुद ब खुद पहुंच जाएगा 2000 तक। ठीक है ना। और ऐसे में कितने, ये सवाल आया है, ब्लॉक हेड्स होने चाहिए। नहीं, इसकी भी कोई तादाद नहीं है, आपके पास जितनी नॉलेज है आप चाहे उतना ही लिखेंगे, कोई फिक्स तादाद नहीं है। ठीक है। बिल्कुल फ्री होके लिखना है यार, इतना इतना ज्यादा पाबंद नहीं करना अपने आप को कि बिल्कुल अपने आप को बाउंड करके लिख रहे हैं आप। ना 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 ना, फ्री होके लिखें, जो आ रहा है माइंड के अंदर उसे लिखें, ऑर्गेनाइज करें, फिर आउटलाइन बनाएं, बिल्कुल फ्री होकर। If a CSS student compiled essay in a logical and organized in a coherent way, then how many marks, ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वैसे। 50% मार्क्स तक आ जाते हैं। इससे ज़्यादा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो जो लेते हैं। ऐसे में 20 पैराग्राफ्स बहुत हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा 20 पे, फिर आप कहेंगे कि हर पैराग्राफ की लेंथ भी बताएं। बेटा ये फिक्स नहीं होता। ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं लिख लें। आपको पूरा मैदान दिया गया है, इतना बड़ा मैदान इसीलिए दिया गया है। अब लाजमी थोड़ी कि आप 3000 वर्ड्स तक ही पहुंचा के दम लेंगे ऐसे को। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है कि आप 3000 वर्ड्स का ही लिखेंगे जब चेक होगा। भाई, मैं कहता रहा हूँ कि बहुत अच्छे एसेज जो होते हैं वो 1700 1800 वर्ड्स के होते हैं, मैक्सिमम 2000 वर्ड्स। 3000 तक तो पहुंच ही नहीं पाते लोग। जो 3000 वर्ड्स तक पहुंचने की रेस में लगते हैं, उनका जाहिर है क्वालिटी ऑफ एसे पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो। उनका हाथ इतना तेज चल रहा होता है कि दिमाग नहीं चल रहा होता। तो इस चीज को समझें आप, कि ये आपको आजादी देने के लिए है कि आप फ्रीली लिखें मैक्सिमम। राइट। बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात की, मैक्सिमम अचीवमेंट क्या हो सकती है, स्टूडेंट को 70 प्लस कैसे हो जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा 70 प्लस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इक्का दुक्का होते हैं। ये 70 प्लस का दावा जो यूट्यूब पे आकर करते हैं ना चैंपियन लोग, ज्यादातर झूठ बोलते हैं। ठीक है ना। इतना आसान नहीं बेटे। राइट। तो इसमें तो पास होना शर्त है। ठीक है ना। तो उसी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, शेयर कीजिएगा बिल्कुल। अब देखिएगा, तो इस तरह से भी आउटलाइन बनती है। देख लें ये एंड तक क्या आउटलाइन जा रही है। और इसमें वही मेथड है।
हर पॉइंट को देख लें आप। इसी तरह से मैंने, अच्छा आज की क्लास तो डबल हो जाए, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो जाएंगे कहीं नहीं, मैं दोबारा कंटिन्यू होऊंगा, दोबारा लिंक भेजूंगा। ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखिएगा, एक और मैं दिखा, अच्छा एक स्टूडेंट ने बनाई है आउटलाइन, मैं वो दिखाऊं आपको। ये देखें, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर, फिर मैंने बनवाया था इससे, उसके बाद फिर एक स्टूडेंट ने भी इस पर बनाया और अच्छा बनाया। ये देखिएगा, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर, ये 2 साल पहले बहुत हॉट टॉपिक था और इस पर मैंने काम करवाया था। तो देखें आउटलाइन उसने आंसर शीट में कैसे लिखी है, रजिस्टर में कैसे लिखी है। पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर टॉपिक आ गया, आउटलाइन की हेडिंग आ गई, इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ गई, फिर पॉइंट नंबर 2 उसमें ABCDEF, फिर पॉइंट नंबर 3। ठीक है ना? और ये चैट में इधर ले आता हूँ। हाँ, इसके बाद देखिए आप जरा एक नज़र इसको गौर से, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज आ गया, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पेज नजर आ रहा है आप? हाँ जी, नेक्स्ट पेज नजर आ रहा है आपको ये? ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज आ गया, देखिएगा, ये अभी आउटलाइन चल रही है। ठीक है, और ये आ गया अगला पेज। ये सारा काम स्टूडेंट ने करके सेंड किया फिर मुझे, और मैं हैंड रिटन में मांगता हूँ उनसे, क्योंकि हैंड रिटन में आपकी हैंड राइटिंग और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं। टाइप करके भेजने में ना स्पेल चेक चल रहा होता है, और आपकी अपनी आपको खुद भी एहसास नहीं होता कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है। देखें ये चल रहा है, राइट? ये देखिए, 14 पॉइंट्स बनाए, 14 के A और B आ गए, और उसके बाद फिर ये ऐसे का कुछ हिस्सा है। ये हैंड रिटन मैंने आपको शो करवाई, ताकि एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सब कुछ मैं इसलिए शो करवा रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें क्या काम करना है, मैं आपसे क्या क्या काम करवाऊंगा। ठीक है ना? अच्छा, अब खैर फाइल खुल नहीं रही अभी, तो हम वापस आते हैं। हाँ जी, तो आपने देखा कि आउटलाइन जो है वो किस तरह की चीज मैं बनवाऊंगा, तो और क्लियर करूंगा इसको। मैं खुद बनाकर दिखाता हूँ आउटलाइन कैसे बनती है। उससे पहले मैं कुछ कंटेंट आपको रीड करवाऊंगा, उस कंटेंट की रीडिंग में किस तरह से पॉइंट्स निकालने हैं, उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फिर उसको आउटलाइन की शेप में कैसे लाना है। बिल्कुल जीरो से मैं काम शुरू करवा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस लेने जा रहा हूँ। और ब्लू पेन का ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो रेड पेन और ग्रीन पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? अच्छा, मैं तो कहता हूँ ब्लू पेन ही इस्तेमाल कीजिए, एक जरा सा मोटा हो, एक थोड़ा सा बारीक हो, बस। बहुत है इतना डिफरेंस। आपने इस चीज से इंस्पायर नहीं करना, 9-10 क्लास थोड़ी है, इंटरमीडिएट थोड़ी है कि आप प्रेजेंटेशन से इंस्पायर करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, फिर एक बड़ा मसला आता है ऐसे राइटिंग में, थीसिस स्टेटमेंट का। ये खामखा स्टूडेंट्स को परेशान किया हुआ होता है। थीसिस ये एकेडमीज वाले ज्यादा करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट। अरे भाई, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो पूरे एसे को कवर कर रहा हो, और जो कंक्लूजन से भी कोहेरेंट हो। तो वो इतनी मुश्किल चीज नहीं, जब आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखते हैं तो एक ऐसा सेंटेंस खुद ब खुद एक ऐसा स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है ना? तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट कोई ऐसे बवाल चीज नहीं है, कोई बड़ी बड़ी भारी भरकम और कंपलसरी नहीं है। ये भी याद रखिएगा, ये बेवकूफ बनाते हैं लोग, कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे राइटिंग में जो चीजें चाहिए वो क्या है, आपकी आउटलाइन परफेक्ट होनी चाहिए, आपका ऐसे आउटलाइन के साथ कोहेरेंट होना चाहिए, आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए। ठीक है?
हाँ, थीसिस स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है, लेकिन इस थीसिस स्टेटमेंट को बाकायदा फर्स्ट समझ के नहीं लिखना है। ठीक है ना। हमारे यहाँ बच्चे थीसिस स्टेटमेंट में ही उलझे रहते हैं और दूसरे बच्चे ऐसे लिख कर भी चले जाते हैं। ये हरकत नहीं करनी है। ये कोई बहुत कंपलसरी चीज नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन ही थीसिस स्टेटमेंट बन जाए। ठीक है। तो ये है जनाब, इत्तेफाक से बात मुकम्मल हो गई है टाइम पर ही। मैं ये सोच रहा था कि शायद ये क्लास डबल लेनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे इस क्लास में, जो आज हमने शुरू की है, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी ये फर्ज कर लें कि आज क्लास शुरू हुई है। मैं चाहता हूँ सारी चीजें एक दफा फिर से कंपाइल हो जाएं आपके माइंड में, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। बीच में कुछ अरसे क्लास ऑफ रही ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा भूल गए होंगे आप लोग। अच्छा जी, इनबॉक्स कर दिया आपने, 80 मार्क्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इक्का दुक्का होते हैं यार, मैंने कब कहा कि नहीं होते, इक्का दुक्का होते हैं। ठीक है ना। हाँ, सही है, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं। तो देखो ना, प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन में कितने 42 मार्क्स हैं उसको, बराबर हो गया ऐसा, है ना। अब आप खुद सोचें, जिसके प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन में 42 मार्क्स हैं, उसके ऐसे में 80 मार्क्स, है ना। तो 80 मार्क्स किस तरह से आए, जाहिर है। अब देखो ये इसके अंदर आपने की है। हाँ, सही। 53 मार्क्स, देखो दूसरी दूसरी मार्कशीट में 53 मार्क्स हैं। ठीक है ना। तो अब 53 इसमें और प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन 40, तो ये तो रेलेवेंस मिल रही है कि 53 और 40 चलो करीब करीब ही हैं। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जिसके प्रेसियन कॉम्पोजिशन में, जिसमें पूरी ग्रामर चेक हो रही है, उसमें तो मार्क्स हैं 42, और ऐसे उसने ऐसा लिख लिया तो 80। तो दो वजह हो सकती है। नंबर एक तो ये कि मे बी कि उसका वही टॉपिक आ गया हो जिसकी उसने प्रिपरेशन कर रखी थी पहले से, तो उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भी होता है। ठीक है ना। तो एक चीज ये भी है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। राइट। तो आते हैं एक का दुक्का स्टूडेंट से 70 प्लस 80 आ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर स्टूडेंट 80 मार्क्स लाए। पास करना शर्त है। ठीक है। अब वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा की रखिए ही मत, मेहनत ज्यादा की कीजिए। मेहनत आप मैक्सिमम की करके जाइए, एक्सपेक्टेशन आप 50% की रखिए, ताकि बाद में फिर आप साड़ दो। ठीक है। राइट। तो और मे भी कि ये एडिट की हुई हो कोई ऐसा, लेकिन नामुमकिनात में से नहीं है यार। ठीक है ना। बहरहाल मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, हमारा जो असल बहस है वो क्या है, हमें क्या करना है। अब हमें ये करना है कि अब जो जो थीम हमारे पास है वो है फ्लड की। तो उसी थीम पर हमने पहले तो कंटेंट गैदर करना है। कंटेंट गैदर करने के लिए मैं कल आर्टिकल स्टार्ट करवाऊंगा। क्या है, नो गुलरेज आई मार्क्स शीट। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, अब इस पे बहस में नहीं पड़ो। ठीक है, होता है ये। अब सुने, अल्लाह ताला ने हर किस्म की मखलूक बनाई है ना यार, ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। ठीक है ना। तो अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। अब जो हमारी बहस है वो क्या है कि कल हम क्या करेंगे, आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल फ्लड से रेलेवेंट होगा, उसमें से पॉइंट्स गैदर करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। अच्छा, एक चीज पे नोट कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ ना वो बोल रहा हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ ना, लिखते हुए मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सोचना सीखिए, किस डायरेक्शन में सोचना है, कौन से पॉइंट्स सोचने हैं। तो मैं सोच जो भी रहा हूँगा वो मेरी जबान पर होगा, ताकि आप सुन रहे हो मेरी सोच को। ठीक है। और मैं काम करता चला जाऊंगा आपके सामने। जब मैं आपके सामने काम करता चला जाऊंगा तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। बस उसी डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। हाँ भाई, बात समझ में आई सबके। अब कोई सवाल। जी। ओके, कल की क्लास भी इंशाल्लाह इसी तरह से होगी। और कल हम नया काम शुरू कर रहे हैं, नए ऐसे पर, नए टॉपिक पर।
और उसके बाद इवैल्यूएशन की क्लास जब होगी तो जो लोग इवैल्यूएशन में इनरोल्ड हैं वो अपना अपना ऐसे जो उन्होंने लिखा है वो सेंड कर दें, जो भी मटेरियल उन्होंने लिखा है। तो वो हम ऑनलाइन इवैल्यूएट करता हूँ मैं सामने रखकर, और उसमें उसी वक्त मिस्टेक्स भी निकाल रहा होता हूँ और करेक्शंस भी कर रहा होता हूँ, समझा भी रहा होता हूँ। इवैल्यूएशन की क्लास का मालूम करना है तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसमें डिटेल बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास ऑफ करते हैं। शाद रहें, आबाद रहें। फीडबैक व्हाट्सएप पर देना मत भूलिएगा।